बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और वेलकम भी करेंगे अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और हमारे दिन का आगाज़ भी आप लोगों के साथ हो चुका है। मैं अभी मेकअप रूम में देख रही थी, आयशा आज ना बड़ी मुझे खुश और अच्छे मूड में नजर आ रही है। ऑब्जर्व कर लिया, नॉर्मल दिन यूजुअल जो आपका मूड होता है ना उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे हैरानी हो रही है कि आपने ऑब्जर्व कर चुकी हूं। बहुत अब मैं आपसे रीजन पूछनी है। अच्छा, रीजन ये है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप पूछें क्यों? अब क्यों बताएं। बहुत अरसे से मेरा एक काम रुका हुआ था। अच्छा, अब दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो काम हो गया या फिर एक और रीजन भी हो सकती है अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो, कि वो काम हुआ नहीं है लेकिन अब मुझे सब्र आ गया है। मैंने कहा नहीं भी होता ना तो मेरी जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन आई रियलाइज कि वंस आप किसी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम प्रीटी मच रिलैक्स। कहते हैं ना कि सब्र जो है वो सबसे बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया गिफ्ट है। अगर इंसान को सब्र ना आए तो वो हर वक्त बेचैन ही रहेगा। तो ये आपकी खुशी की बेसिकली वजह, मेरी खुशी की वजह सब्र भी है और उसके साथ ये भी है कि अगर काम नहीं भी हो रहा ना तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा आज का पहला आपके लिए सबक है, लर्निंग है, क्योंकि हम आपके साथ सीखते हैं, आप हमारे साथ सीखते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हम इंतजार की बात कर रहे थे कि बहुत इंतजार करना पड़ता है किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए, तो एक और मुल्क भी है जिसने बहुत इंतजार किया है लेकिन फाइनली अब उसकी सुनी जा रही है, उसके वजूद को तस्लीम भी किया जा रहा है और उसके हक में आवाजें भी उठाई जा रही हैं। इंसानियत अभी जिंदा है। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वो भी उठा रही है आवाज। हम किसकी बात करें? इटली की हम बात कर रहे थी, जहां पर अराकीन पार्लियामेंट ने फलस्तीनी अवाम से मुनफरिद अंदाज में इज़हार यकजहती किया है। एक सियासी जमात है जिसका नाम है 5 स्टार मूवमेंट। उसके अराकीन ने अतालवी पार्लियामेंट में फलस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया है। ये हम दिखा भी रहे हैं आपको। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी अराकीन ने यह कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे ये परचम जो है वो छीन लेंगे। जिस तरह हमने मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर देखा भी है, कोई फलस्तीनी परचम ले आए, चाहे स्टेडियम में ले आए, तो वो छीन लिया जाता है या उस शख्स को ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है प्रोटेस्ट करने का। बिल्कुल ऐसी है और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी इतनी ज़्यादा है कि अब आम लोग नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो फ़लस्तीन के हक में बात करने लगे हैं और उन्होंने कहा कि परचम अगर हम लेकर आएंगे, फ्लैग लेकर आएंगे तो वो तो छीन लिया जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम उस रंग के कपड़े पहन कर आ जाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत आप देख भी रहे हैं, उन्होंने उस रंग के कपड़े, वाइट भी है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है एंड देन रेड भी है, और उन्होंने भरपूर यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि अब ये इंसानियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। ये इक़दाम इसराइली हमलों के खिलाफ आलमी सतह पर बढ़ते हुए एहतजाज और फ़लस्तीनी अवाम से हमदर्दी के इजहार के सिलसिले का हिस्सा है। लेट्स सी, हमारी भी दुआ है, आई होप आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे फ़लस्तीन के रहने वालों को, कश्मीर के रहने वालों को, कि उनको भी आज़ादी मिले और वो भी आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगली खबर हमारी रशिया से है। रशिया से रिलेटेड है खबर, बेसिकली वो है भारत की। अच्छा। अब रूस से भारत ने तेल क्यों खरीदा, ये भारत के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। वो इस तरह से कि अमेरिका ने मोदी सरकार को सजा दे दी है। भारत पर टैरिफ पहले 25% लगाया था, उस पर भी जो इंडिया की है वो चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद उन्होंने ये जो टैरिफ है ना 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया है। 50% ऐसे मुफ्त देने वाली बात है। मुफ्त में बांट रहे हैं वो, ये लो इसको इतना कर दो, इसको इतना कर दो। पाकिस्तान का तो खैर 19% पर हमारा अभी रुका हुआ है। हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुलाकातें हुई और राइट नाउ हमारे ताल्लुकात भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि ताल्लुकात थोड़े ज़रा ख़राब चल रहे हैं और रीज़न ये बताया जा रहा है कि क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहा है, खाम माल खरीद रहा है, इस वजह से जो ट्रंप है या अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो 25 से बढ़ाकर टैरिफ कर दिया है 50%। लेट्स सी, अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनकी जो ट्रेड डील है या फिर जो ट्रेड उनकी होती है इंडिया और यूएस के दरमियान, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। लेट्स सी, उसके लिए थोड़ा सा हम करते हैं इंतजार। और ये भी कहा गया इंडिया की ये रेसिप्रोकेट भी करेंगे, तो हो सकता है जवाबी टैरिफ भी इंडिया की जानिब से लगाया जाए। इंतजार करते हैं इंडिया की अमेरिका के सामने खड़ा होने की ताकत रखता है भारत, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आपकी डिप्लोमेसी किधर गई है अगर 50% अमेरिका जो है वो टैरिफ आयद कर रहा है। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी वजूहात के बायस एशिया कप से दस्तबरदार। भारतीय मीडिया का यह दावा है, कहा कि पाकिस्तान ने भारत में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश को एशिया
हॉकी कप में शिरकत की दावत दी गई है। अब पाकिस्तान क्या इनकार ना करे, क्योंकि आप सिक्योरिटी दे नहीं रहे, आपके मुल्क में थ्रेट्स होते हैं, खिलाड़ियों को परेशान किया जाता है, अगर कोई आना चाहे भी तो उसको या तो वीज़े नहीं दिए जाते या फिर आपके खिलाड़ी हमारे तो जर्नलिस्ट या एंकर्स भी चले जाएं तो उनको भी इस तरह से हरास किया जाता है कि उनको बीच में चैंपियनशिप या कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो वो छोड़कर वापस आना पड़ता है। ज़ैनब अब्बास आपको याद है, उनको वापस आना पड़ा था, इतना ज़्यादा हरास किया गया था ऑनलाइन भी, और उसके बाद जब वो वहाँ पर मौजूद होती हैं तो वो भी अजीबोगरीब तरीके से देखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक डिसीजन है, नहीं जाना चाहिए अनटिल ये इंश्योर ना किया जाए कि हमारे जो एथलीट्स वहाँ पर जाए उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी भी फराहम है। प्रोटेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीजिंग आपको लिए चलते हैं जहाँ पर इंसान नुमा रोबोट जो है वो फुटबॉलर्स वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स की तैयारियों में मसरूफ है जनाब। बीजिंग के स्केटिंग ओवल में प्रैक्टिस करते हुए ये रोबोट्स सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जो बिल्कुल गेंद को इंसानों की तरह किक मारते हैं। हम एथलीट्स की बात कर रहे थे, अब रोबोटिक एथलीट्स जो है ना उनके साथ भी मुकाबले करना पड़ा। अच्छा, इंसान इसके साथ मुकाबले करेंगे रोबोट्स के साथ, या रोबोट्स मुकाबला रोबोट्स ही होंगे? पता नहीं, पेटी भाई होंगे, आपस में खेलेंगे शायद। चले जी, आपको हम दिखा भी रहे हैं रोबोट्स। अजय कितने मजे से चल रही है, देखें जरा। बच्चों के खिलौने लगते हैं मुझे तो, मुझे लगते टॉयज ही हैं। लेकिन जी रोबोट्स जो हैं वो दुनिया पे छाए हुए हैं। जिस तरह कल परसों भी हमने बात की, और मुख्तलिफ शोबों से हमें रोबोट्स नजर आते हैं, जो कोई गेम्स में नजर आ रहा है, कोई किसी और स्किल में नजर आ रहा है। तो दुनिया जो है तेजी से तरक्की कर रही है और रोबोट्स जो हैं वो इंसानों को रिप्लेस करते हुए चले जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो, क्या बातें करे जा रही है। वैसे ही मुझे इतना डर लगता है, फिर ये कह रही है कि रोबोट्स छाए हुए हैं और इंसानों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नहीं भाई, अभी ये जो प्लेयर था ना, यहाँ पर इंसान ही है, इंसानों की ही हुकूमत है, ये इंसानों के लिए ही है। मैं कह रही हूँ कि वो जगह लेते जा रहे हैं बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसी को कंट्रोल करना है हमने। हमारे ये बताने का मकसद एक तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, उसके साथ साथ जो हमारे कंसर्न हल्के हैं ना उनको बताना होता है कि भाई थोड़ा कंट्रोल में भी रखें, इनको सिर्फ असिस्टेंस तक रखें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आपको ब्राजील से खबर देते हैं जहां पर पुलिस ने एक पिकअप ट्रक से $11 मिलियन मालियत का सोना बरामद कर दिया। सोना कितना पसंद है आपको? सोना मुझे इतना सोना, गोल्ड वाला सोना, दूसरा वाला सोना रखने के हिसाब से तो पसंद है, पहनना मुझे नहीं पसंद। मैं उन खवातीन में बिल्कुल भी नहीं है जो सोना पहनने की मुझे भी सोना बहुत पसंद है। सोना नींद वाला सोना नहीं, दूसरा सोना भी सबको पसंद होता है, लेकिन वो आपके पास एज एन एसेट जो है वो पड़ा रहे तो ज्यादा बेहतर है। अब खबर यह है कि रियासत जो है ब्राजील की, वहां पर बरामद हुआ ये सोना, और इसका वजन जो है 103 किलोग्राम था। सोना ट्रक के डैशबोर्ड समेत मुख्तलिफ जगहों पर छुपाया गया था। तो कैसे कैसे वैसे तरीके हैं सोना छुपा के या स्मगल करके ले जाने के? छोटी छोटी सी इनको बड़ी आसानी के साथ आप छुपा सकते हैं, लेकिन इनकी मालियत देखें वो कितनी ज्यादा, $11 मिलियन के होते हैं वैसे पाकिस्तानी रुपयों में, पता नहीं 11 मिलियन। इसकी कैलकुलेशन हम बाद में बैठ के ब्रेक में करेंगे, उसके बाद आके बता देंगे हम। खैर जी, एक और चीज जो इस वक्त हम देख रहे हैं, चीज तो नहीं मैं इनको कहूंगी, मैं इनको स्वीट हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहती हूँ, माहिरा खान। उनकी साड़ी के लिए भाव ताव करते और रेडी वाले से अमरूद मांगने की वीडियो जो है ना वो वायरल हो गई है। माहिरा को आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है और बड़ी ही उनकी एक बड़ी क्यूट सी पर्सनालिटी, मैं कहती हूं अवामी पर्सनालिटी है, लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। एक वीडियो उनकी आजकल वायरल हुई भी है और सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे थे कि हमने सोचा कि हम अपने शो का हिस्सा भी बनाते हैं और आप तक पहुँचे हैं। उसमें कराची के इलाके क्लिफ्टन के एक मारूफ मकामी बाजार में माहिरा जो है वो शॉपिंग करती हुई नजर आई। कभी वो साड़ी के लिए भाव ताव कर रही हैं, बिल्कुल वैसी जैसे एक आप या मैं कर रहे हो, एक आम इंसान की तरह। अब बीइंग अ सेलिब्रिटी उनका इस तरह से इस मार्केट में पाया जाना जो है ना एक वैसी खबर बन जाती है। अच्छा, पहले मैंने ये क्लिप्स देखे, मुझे लगा कि किसी ड्रामे का शूट होगा, किसी फिल्म का शूट होगा, लेकिन बाद में जिस तरह लोग उनकी एक लिहाज से तारीफ भी कर रहे थे कि एक आम इंसान की तरह, कोई नखरा नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक आम इंसान की तरह जा रही हैं, नॉर्मल तरीके से बात भी कर रही हैं। अच्छा, पहले वो साड़ी ले रही थी, फिर अब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अमरूद वाली एक जगह पे खड़ी हैं, वो एक अमरूद उठा रही हैं और वो कह रही हैं कि एक अमरूद चाहिए। एक अमरूद चाहिए। अच्छा, मेरे पास आए ना इतनी प्यारी सेलिब्रिटी बन के, मैं अगर दुकानदार मैं तो मुफ्त में ही दे दूं भाई, भाव ताव की जरूरत ही नहीं। हो सकता है उन्होंने मेरे साथ तस्वीर दिया हो, अब क्या पैसे लेंगे माहिरा खान से एक अमरूद के? एक अमरूद के नहीं, साड़ी का मुझे नहीं पता उन्होंने पैसे लिए हैं। साड़ी वो देख के चली गई थी। अच्छा, एक और सेलिब्रिटी की बात कर लेते हैं जिनसे रिलेटेड एक खबर आई है और वो है आयमा बेग के बारे में। आयमा बेग जो है ना उनकी हो चुकी है शादी और आपको पता है कि कल उनकी तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही थी और उनकी शादी हुई है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइनर हैं जैन, जो कि रास्ता के नाम से एक ब्रांड चलाते हैं, उनके साथ उनकी शादी हो और उन्होंने अपनी शादी को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है ना कैप्शंस लगाकर पोस्ट भी कर दिया कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर ली। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, कपल बहुत अच्छा लग रहा है। हम दुआ करते हैं कि ये कपल जो है इसी तरह अपनी ज़िंदगी की बहारें देखते रहे। बहरहाल जी, एक नई शुरुआत है उनके लिए, हमारी नेक तमन्नाएं हैं। और जो फैन
फैंस हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का वो भी इजहार कर रहे हैं। आयमा बेग ने ये लिखा कि अब एक ख्वाब की तरह महसूस होता है लेकिन हकीकत ये बन चुका है। उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त करते हुए ये भी लिखा कि हम एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखें। और गुलकारा ने अपनी पोस्ट के अख्ताम में मद्दाहों को इंतज़ार करने की दरख्वास्त की और लिखा कि हमारी सोलो तस्वीर जल्द अपलोड कर रही है। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है आजकल के दौर एक तो कपल्स की होती हैं और उसके बाद आता है वक्त अपनी सोलो तस्वीर बनवाने का। आपको पता है ना, सारे लड़की को ही देखते हैं, कहीं भी आप जाएं, आप किसी की शादी में जाएं और जब आपकी अपनी शादी हो तो डेफिनेटली सोलो तस्वीर, इतनी ज्यादा मेहनत होती है, आपने कपड़े तैयार किए हुए होते हैं, मेकअप। मैं वही कह रही हूँ, खवातीन के ऊपर नजरें इसलिए होती है क्योंकि उसने लहंगा, ज्वेलरी, बंदों को आप साइड पे नहीं कर सकते, बंदे भी फुल तैयारी करते हैं, वो मेकअप मैं देख रही हूँ जगह पे है। पर मेरी नजरें तो किसी खातून की तरफ जाती है अगर कोई दुल्हन बनी हुई है तो। हाँ, उनको थोड़ा ज्यादा कह लें तवज्जो मिलनी चाहिए, ये बड़ी लाइमलाइट है। एक और मामला जिसको बहुत ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए वो है मुल्क में मौसम की सूरत हाल। मॉनसून बारिशें इस वक्त भी जारी हैं। एनडीएमए के मुताबिक मॉनसून के इस सीजन के दौरान तूफानी बारिशों से 267 अमवात हो चुकी हैं और हालिया मॉनसून सीजन को माहिरीन गैर मामूली भी करार दे रहे हैं। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की हम बार बार आपको बता भी रहे होते हैं, कल भी रात वक्फे से जो है वो बारिश होती रही है। पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई है और कई जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसमें चकलाला में 46 और बोकरा में जो है वो 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुड़वा शहरों में औसत जो बारिश है वो तकरीबन 10 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर मानसून बारिशों से हादसात में 71 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 86 जख्मी हुए हैं। पीडीएमए ने रिपोर्ट इस बारे में जारी कर दी। अब ये बारिशें रुक क्यों नहीं रही, कब थमेगी? ये जो तूफानी बारिशें हैं जो लोगों की जान ले रही हैं, फिर माल को ज़ाहिर नुकसान पहुँचा रही हैं। हम हमेशा दुआ करते हैं जी रहमत की बारिश हो, वो जहमत ना बन जाए। जहमत तो खैर अल्लाह की तरफ से तो जहमत नहीं होती, लेकिन कुछ इंतजामात के असरात जो है वो हम देख रहे हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर ही आ रहे हैं। अब उसके मुताबिक दुनिया में इकदाम भी किए जा रहे हैं, तैयारियां भी की जा रही हैं, तो क्या हमारे इदारे इसके लिए तैयार हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और मामला जिस पर हमें थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए वो है हमारी मुल्क की सियासत। 5 अगस्त आपको पता है गुजर चुकी है, उसका पहला राउंड हो चुका है। उसके बाद अब दूसरे एहतजाजी राउंड की तैयारी का ऐलान कर दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बानी पीटीआई ने 14 अगस्त को एहतजाज की अपील की है और उसके साथ साथ ये भी वाजे किया है कि पार्टी के जो अरकान नाअहल करार दिए गए हैं उनकी नशिस्तों पर किसी दूसरे उम्मीदवार को नामजद नहीं किया जाए। अच्छा, बडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। अपनी पार्टी क़यादत को पैगाम दिया है कि वो गिरफ्तारियों और जेलों में जाने से ना घबराएं और जेलों में ना घबराएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ उनका इस सारे मामले पर कहना है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम रहा है। पहली बार हमें कंटेनर नहीं लगाना पड़े। पीटीआई की मौजूदा क़यादत ग्रुपों में तकसीम है और कन्फ्यूजन का शिकार है। अता तारड़ ने मजीद क्या कहा है, पहले वो जरा सुन लेते हैं। 2-3 स्टांस इन्होंने तब्दील की है, पाकिस्तानी सिटीजन हैं कि नहीं है। अब एक नेशनल लीडर के बेटे हो, फिर आप एक डिबेट कर लें कि क्या वो पाकिस्तानी नेशनल है, अच्छा चले नहीं है, क्या वो डुअल नेशनल है। अब जब डुअल नेशनलिटी का पूछते हैं वो कहते हैं नायकॉब गुम गया। भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट भी आपके पास नहीं है, नायकॉब भी आप कहते हैं गुम गया, तो फिर पाकिस्तान से आपका ताल्लुक किस बात का है? आप एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते ये साबित करने के लिए कि इस मट्टी से आपका कोई ताल्लुक है या आप इस मट्टी से रिलेटेड हैं या इस सब्ज हिलाली परचम का कोई सब्ज पासपोर्ट, सब्ज आईडी कार्ड आपके पास है। तो अब इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको देख रही है, लाजमी देखेंगे। बानी पीटीआई के बेटों से मुतालिक वो ये बात कर रहे थे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके वीज़ों के मामलात को देख रही है। एंड देन नायकूब का भी उन्होंने जिक्र किया। प्रोग्राम हम देखेंगे, मंसूर अली खान के साथ वो ये बात कर रहे थे। इसके अलावा जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि फितने की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखते हैं। इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगी ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में
इसी सारे मामले पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, वेलकम करूंगी आपको शो में। सबसे पहले तो ये बताएगा, ये 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने पहले एहतजाज किया था, अब कितना आपकी नज़र में ये एहतजाज कामयाब रहा है? क्योंकि कुछ हल्के कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ ये एक कामयाब एहतजाज था, शायद कामयाब तरीन ना मैं कह सकूं, लेकिन बड़े अरसे बाद मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन होनी थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर कामयाब तरीन एहतजाज हुए, लोग घरों से निकले। जो ये डर और खौफ का एक समा था ना, वो मैं समझता हूँ टूट गया। और ये इब्तदा है अभी, यानी ये कोई इंतहा की बात नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर तमाम ओवर जो है हमारी अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इकट्ठी हुई, उन लोगों ने भी आगे आकर जो डिमांड्स की हैं वो सारा कुछ सामने है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा मसला या ऐसी कोई दिक्कत है। ये कामयाब राइट ठीक है, मुझे लगता है ऐसे ही प्रैग्मेटिक होना चाहिए इंसान को। अच्छा अजहर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब ये जो फैसला आया है पीटीआई के 9 अरकान को ना अहल किया गया है, इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? क्योंकि बानी पीटीआई तो कह रहे हैं कि उनकी जगह पर दूसरे उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करना है। आइन बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 63 के तहत जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन का अमल आए तो उसकी इब्तिदा दी हुई है स्पीकर को, या अदालतों के पास इख्तियार होता था। ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार पता नहीं कहां से आ गया। वहां आर्टिकल 63 के हवाले से बात कह दी गई है। आर्टिकल 63 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हो, 63(1)H के तहत मिसाल के तौर पर सजा हुई है। ना तो इलेक्शन कमीशन फ्रीक था, ना पार्टी था। इलेक्शन कमीशन जो बराह रास्त नोटिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के कर रहा है ना, ये सब गैर कानूनी और गैर आईनी है। और आप बराह रास्त ही डी नोटिफाई करते जा रहे हैं। भाई उसके लिए पहले सुनना है। अभी देख रहे हैं ये अपील की स्टेज है। अभी सजाएं अगर हुई है तो उसके बाद अपील की स्टेज है, पहली अपील की स्टेज है, सेकंड अपील की स्टेज है। ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया है कि आप फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद करके आप इलेक्शन का ऐलान कर दे? तो जितने भी ये इलेक्शन सारे किए सब गैर कानूनी। और ये मेरा जहां तक ख्याल है अदालतों ने ये सारे के सारे इलेक्शन जो है ना सस्पेंड कर देने। पेशावर हाईकोर्ट का तो आ गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दावत को संजीदगी से ले रही है? और आपके ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट क्या है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बातचीत के लिए? देखिए सवाल ये है ना, बातचीत वहां होती है कि जहां आप जमहूरी इक़्तिदार को आगे लेकर चले। बात बड़ी वाज़ेह है। यहाँ जब हाइब्रिड रजीम चल रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे खुद कह रहे हैं कि इनके हाथ में है क्या। गुफ्तो शरीद हो सकेगी इसमें क्या जा, लेकिन हुकूमत वक्त के पास है कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब डिमांड रख दी है। अभी तो फिलहाल इमरान खान साहब ने देखना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो डिमांड आई, जो कंसल्टेशन तो पाकिस्तान पीटीआई के लोग साथ शामिल थे, उसको सामने रख के देखना। लेकिन वो चीजें सारी तो आ गई। अभी उसमें कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिया उन्होंने? कोई नहीं दिया। तो एक हुकूमत चल रही है उनकी, ताकतवर हुकूमत कहने को है। हमने कोशिश ये करनी है, इस मुल्क को बनाना है, संवारना है, आगे लेके जाना है, ये मुल्क आगे तरक्की की तरफ जाए। ये हमारा एजेंडा है बड़ा वाज़ेह पर। लेकिन हम किसी कंप्रोमाइज या डील की तरफ ना हमारा इरादा है, ना हमने लेके जाना है। बातचीत के बारे में भी आपने बता दिया और साथ अगला लाए हमल भी बता दिया। इसको डेफिनेटली चैलेंज किया जाएगा कोर्ट्स में जाके। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी सारे मामले पर मजीद एनालिसिस, इंडिपेंडेंट एनालिसिस मैं कह लेती हूँ, वो ज़रा ले लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं। राना साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो 5 अगस्त का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, आपका टेक उस पर मैं जानना चाहूँगी। देखिए पीटीआई की पूरी जो सियासी जमात है वो पहले से ही बददिल थी इस 5 अगस्त के लिए। और फिर मुख्तलिफ तौजीहात आती रही। कभी इमरान खान खुद लीड करेंगे, फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से कहा गया, उन्होंने कहा कि हम इखलाक़ी हिमायत करेंगे, और सब कुछ बातें होती रही। लेकिन पीटीआई की तंजीमें जो हैं, आप देखें इवन केपी के अंदर भी पूरी तरह तकसीम नजर आए और कोई एक बड़ा इज्तिमा नहीं कर सके। एक रैली निकाली है बस। लाहौर में 4-5 जगहों पे एहतजाज हुआ है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस तरह का एहतजाज था कि लोग आएंगे। जो थोड़े बहुत इकट्ठे हुए वो लाए गए और किया। पीटीआई की सियासी क़यादत पीछे है और वकला की क़यादत आगे है। जिन वकला को अपने पार्टी के मुकदमे लड़ने चाहिए वो सियासत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये लोग पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठे हैं। वो बात कल किसी ने ठीक कही कि भाई आपने अडियाला पहुंचना था तो असेंबली में क्यों आए थे, सीधे अडियाला चले जाते। तो फिर वो क्वेश्चन मार्क तो होता है ना कि क्यों डरते क्यों हैं आप खुद, जब दावे आप टेलीविजन चैनल्स पे आके करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो 9 मई के केसेस की सजा है उसने रही सही कसर निकाल दी थी। और अभी भी
खान साहब से आज जब लोग मिलते हैं उन्हें बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि इस मामले को कैसे आगे लेके चलेंगे, क्योंकि सियासी जमातें सियासी लोगों के बातों के बगैर, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ओपनली आके कहती है कि आपको जी ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, अब 5 अगस्त के एहतजाज की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आगे अब जो नई कॉल दी गई है वो 14 अगस्त की है। आपको क्या लगता है कि पहले तो ये बताएं कि 14 अगस्त का दिन ही क्यों पीटीआई ने चुना? माजी में हम देखते हैं कि 14 अगस्त पे जब भी कोई दूसरी जमातें एहतजाज करती थी तो पीटीआई जो है वो कभी किसी को गद्दार कह रही होती थी, क्योंकि एक तरफ आप मुल्क के लिए निकल रहे होते हैं, एहतजाज 14 अगस्त है, सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, और दूसरी तरफ अगर एहतजाज की कॉल है। इस डेट का चुनाव क्यों किया पीटीआई ने? 14 अगस्त पे हमारी 78वीं सालगिरह आ रही है मुल्क की, माशाल्लाह से, और हम एक दायरे के सफर में और उससे बाहर नहीं निकल रहे। आप शुरू से लेके आज तक आ जाएं तो हम सिर्फ यही इल्जामात दर इल्जामात। जी ठीक है, हम सुन नहीं पा रहे आपको आमिर इलियास राना साहब। कोशिश करेंगे दोबारा आपसे हाल हो तो आपसे मजीद जानने की कोशिश करें, लेकिन इससे पहले भी कई मरतबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो 14 अगस्त को खुद भी एहतजाज और जलसे वगैरह करती रही है। ज्वाइन कर लिया हमें आमिर इलियास राना साहब ने, उनकी तरफ चलते हैं। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे कि दायरे से हम नहीं निकल पाए। मैं इसको कहती हूँ कि मिथ ऑफ सिसिफस है कि हम एक ही दायरे में घूमते ही जा रहे हैं। कंटिन्यू कीजिएगा आप अपनी बात को। बिल्कुल, देखे ना, वो रजा अरुण ने कल ट्वीट किया कि क्या अगली तारीख 6 सितंबर या 7 सितंबर होगी, यानी यौम दिफा होगा, कि आप जब कोई तारीख चुनते हैं ऐसी चुन लेते हैं। पीटीआई को बिल्कुल ठंडे दिल से, दिमाग से सोचना चाहिए कि उन्हें इस गिरदाब से निकलना कैसे है। इस भंवर में फंसे जो हैं, तो उससे निकलने का रास्ता जो प्रेशर का था वो 26 नवंबर को पूरा जोर लगा के जायल हो चुका है, और बड़ी मेहनत के बाद अब कहीं पीटीआई ने कोशिश की थी निकलने की, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल में कि उनके लिए, हाँ, सोशल मीडिया पे सक्सेस रही कि लोगों ने वीडियोस डाल दी, लोग आपको नजर आएंगे वहां पे, और कुछ लोगों ने 2022 से 2024 के दरमियान में पीटीआई के एहतजाज की मुख्तलिफ वीडियोस की स्टिल पिक्चर्स लगा दी कि जनाब ये देखें ये एहतजाज हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोगों ने पकड़ लिया, फैक्ट चेक 1 मिनट में आ जाता है। तो अब ये समझना एक बड़ी सियासी जमात के लिए बहुत जरूरी है, और सियासी जमातें मुल्क की जरूरत होती है। क्या लगता है क्यों नहीं निकली अवाम? क्योंकि पहले तो बड़ा पीटीआई को के सपोर्टर्स और वोटर्स और सब नजर आते थे, और बड़े एहतजाज भी किए हुए हैं माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लोग बड़ी तादाद में आते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि लोग नहीं निकल के आ रहे हैं? देखिए, आपने कोई जिद्दोजहद करनी होती है, फिर कोई मकसद होता है, फिर उसके लिए कुछ कामयाबी के पॉइंट होते हैं कि आपने क्या क्या जीने तय करने हैं। लेकिन आप मुसलसल लोगों को ला के थका चुके, और लोगों ने आपको वोट भी दिए, लोग आपकी सपोर्ट में भी हैं, लेकिन आपको किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाना है ना। ये वो अंजाम है जिसमें ना लीडर को कोई रास्ता नजर आ रहा है, ना पार्टी के जो रहनुमा है बाकी उनको नजर आ रहा है। वो बात करते हैं हमें इमरान खान से बात करनी है, हमें उनसे मिलना है और हम फैसला करेंगे। इमरान खान अपने लोगों पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हो रहे कि किसी एक को ताकत के जोर पे रोका भी तो जाता रहा है ना इन लोगों को जो निकलते रहे हैं। लाइक रिसेंटली आपको पता है रेहाना डार साहिबा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ा सा और माजी में चले जाएं तो बड़ा लोगों को मार के भगाया भी गया कि वो ना निकल के आ सकें। तो रियासत भी कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि वो नहीं निकलने देती है लोगों को। रियासत ने कुछ छुप के काम तो नहीं किया हुआ ना। रियासत के नुमाइंदे के तौर पे अगर हम देखें, DGISPR ने आके कहा 9 मई किसी और सियासी जमात ने तो नहीं किया। आप मुझे बता दें, क्या ये कैदोबंद की सोबतें बाकी सब सियासी जमातों ने नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान से ऊपर नहीं चले गए, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले गए, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ नहीं चले गए। वो अगर किसी शख्स पे 1 या 2 के नवाज शरीफ ने भी नाम लेके तनकीद की, उसका मतलब ये नहीं था कि GHQ, कोर कमांडर हाउस, PF बेस, ISI के दफातर, मुख्तलिफ लाइन फोर्सेस एजेंसीज के दफातर, उनके ऊपर आप अटैक कर दें। बिल्कुल, अटैक करने वाले कोई छुपे हुए लोग नहीं है। ये भी एक गलत बात हो रही है ना कि जी सबूत लाएं। भाई सबूत तो आपके अपने सोशल मीडिया ने डाले हैं, वीडियो ऑडियो सब आपकी अपनी मौजूद हैं। तो अगर आप उससे बिरत भी इख्तियार नहीं कर रहे, माफी भी नहीं मांग रहे, तो फिर आप वो उसने सलूक कैसे तवक्को कर सकते हैं जो दूसरी सियासी जमातों के बारे में आप कहते हैं कि जी हमने तो नहीं रोका था, हमने फलानी रोका था। ये जो टेलीविजन की पाबंदी है, ये तो मरियम नवाज पे भी थी। मरियम नवाज जलसे करती थी तो सोशल मीडिया के कहाँ पे आती थी?
बिल्कुल ऐसी है राना साहब, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्ज़ाम दे देना कि उन्होंने तैयारी पूरी नहीं की, हालांकि वो नज़र आ रहा है कि वो भी बददिल थे, इतनी ज़्यादा उस बारे में तैयारी नहीं की गई, लेकिन और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से एहतजाज कामयाब नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है, ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी, बात कर रहे थे और एनालिसिस अपना पेश कर रहे थे PTI के एहतजाज के ऊपर जो 5 अगस्त को हुआ। लेट्स सी 14 अगस्त को लोग निकल कर आते हैं या नहीं आते, इस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमने बात करनी है कैसे इदारे की, एक अहम सरकारी इदारे की जिसका काम सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको वाज़े तौर पर होता हुआ नज़र भी आता है। ये इदारा है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो सूबे में कानून नाफिज करने, प्राइस कंट्रोल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी तजावज़ात के खात्मे के लिए काम कर रहा है। और ये इदारा इन अहम शोबों में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश भी कर रहा है और इस वक्त काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहा है, हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कहा जा रहा है कि जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है, तब से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है और हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। मज़ीद ज़रा जान लेते हैं इस इदारे के बारे में भी और इसकी डोमेन के बारे में भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस इदारे के डेप्यूटी डायरेक्टर इब्राहिम शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू सो मच हम करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं और आपकी सुबह जो है वो भी अच्छी हुई होगी। इस इदारे के बारे में सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि इसकी डोमेन क्या है और क्या क्या जुरिस्डिक्शन आती है इसके अंदर और क्या काम करता है ये इदारा। सर्टनली जी, पैरा जो है जी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बेसिकली एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है जिसका काम है आपके स्पेशल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज अक्रॉस पंजाब इम्प्लीमेंट करना। सो प्रेजेंटली जी पैरा इज़ डीलिंग विद 5 पर्टिकुलर लॉज, जिसमें 3 आपके रेवेन्यू लॉज हैं जी। लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट हो गया, टेनेंसी एक्ट हो गया, और 2 और जो आपने कहा विच आर वेरी पर्टिनेंट टू द पब्लिक, वो है जी आपकी प्रॉफिटेरिंग एक्ट जी, जो आपकी इलीगल इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जनरेट होती है, एंड सेकंड आपकी एंटी होर्डिंग एक्ट। ऑन टॉप ऑफ दिस जी एक और चीज़ जो पैरा के एम्बिट और मैंडेट में आती है वो उसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंसेस। सो पब्लिक न्यूसेंसेस कुड बी फॉर इंस्टेंस एन इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस विद इन रेजिडेंशियल डोमेन। तो इन चीज़ों को जी पैरा अभी गवर्न कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और ये काम किस तरह से करता है, मतलब इस इदारे का मकसद तो आपने बता दिया, काम किस तरह से करता है, किन इदारों को साथ लेकर चलता है, इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल जी, सो बेसिकली जी है अक्रॉस प्रोविंशियल लेवल पे जी मैडम CM इसको ओवरसी करती हैं, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। लेकिन असल में जी जिसका आप समझ लें जो एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीजन लेवल यानी कि तहसील लेवल पे है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जी इट इज़ आंसरेबल टू द डेप्यूटी कमिश्नर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ने एक डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड बनाया है जिसको डेप्यूटी कमिश्नर्स अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट चेयर कर रहे हैं। उसमें आपके वेरियस इदारे रिप्रेजेंटेड हैं, तो वाइस चेयरपर्सन उसके DPO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हो गए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आ जाएंगे। और तहसील लेवल पे जी अक्रॉस एवरी तहसील इन पंजाब एक एनफोर्समेंट स्टेशन बन रहा है विच इज़ हेडेड बाय अ सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। प्रेजेंटली जी 53 SDOs पोस्टेड हैं, देर ऑल PMS क्वालिफाइड जी, BS 17 ऑफिसर्स हैं। तो इनका जैसा मैंने बताया मल्टीपल मैंडेट्स हैं, आपको डेप्यूटी कमिश्नर्स डायरेक्शंस देते हैं, ये खुद भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं उन चीज़ों पे जो मैंने आपको बताए। दे कैन लॉज FIRs एज वेल, प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं, एनक्रोचमेंट्स रिमूव कर रहे हैं जैसा आपने बोला, you've seen them operating already across Lahore division and Punjab। इब्राहिम, प्रीएम्प्टिव एक्शंस की आपने बात की तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मैंडेट के अंदर जो हिस्सा है वो आता है प्राइस कंट्रोल का, और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान भी है इससे। अभी तक बताइएगा क्या इकदाम किए गए हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए, एंड देन आप जब डिफरेंट स्टोर्स पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त नहीं की जा रही होती बल्कि उससे ज़्यादा की जा रही होती है, ज़्यादा कीमत पर की जा रही होती है। उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है अभी तक? जी मैडम, इसमें ऐसा है जी कि जैसा आपने खुद बताया कि एक प्राइस लिस्ट होती है जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस से लॉन्च की जाती है, जनरेट की जाती है। तो पैरा का उसमें काम होता है जी, और ऑलरेडी हो रहा है। दिव कंडक्टेड अपवर्ड्स ऑफ 500 डिफरेंट इंस्पेक्शंस अक्रॉस द प्रोविंस, और उसमें लोग जाके देखते हैं सबसे पहले कि प्राइस लिस्ट लगी हुई है कि नहीं है। तो जी प्राइस लिस्ट ना लगी होना इटसेल्फ इज़ एन ऑफेंस दैट कैन बी चार्ज्ड। उसके अलावा फिर आप वहाँ जाके कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कि किस प्राइस पे चीज़ें सेल हो रही हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो एक्ट के अंडर गवर्न है विच आर अराउंड 33। तो उसके मुताबिक जो भी ओवर प्राइसिंग कर
कर रहा होगा उसके खिलाफ फिर स्पेसिफिक एक्शन लिया जा सकता है। दैट कैन बी फाइन, दैट कैन बी ए सील, और अगर और ज़्यादा उसको एस्केलेट करना हो तो FIR भी हो सकती है। तो ये प्रोसेस होता है जी, पूरा एक इंस्पेक्शन चल रही हैं, अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा रहा है और ये काम किया जा रहा है जी। ठीक है इब्राहिम शाह साहब, जिस तरह आपने बात की इंक्रोचमेंट के हवाले से भी आप काम करते हैं, प्राइस कंट्रोल का भी आपने बताया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से भी, तो आवाम को जो शिकायत हैं इन सारे शोबों के हवाले से वो किस तरह दर्ज करा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है इसका? बिल्कुल जी, हमने जी पूरा एक कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाया है और अभी इसको फर्दर हम लोग डिजिटाइज भी कर रहे हैं जी। तो पहला तो प्रोसेस है जी कि आप एप्लीकेशन दें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, थाने में जाके जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन असल जो अब मैकेनिज्म बन रहा है जी वो ये है कि हम एक डिजिटल पूरा कंप्लेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी पंजाब में एग्जिस्ट करता है। आपने कीमत ऐप का सुना होगा, उसके थ्रू जो भी आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, रजिस्टर करेंगे, वो कंसर्न्ड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और SDEO स्टेशन के पास आ जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट जी अब जो बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उस पर जी हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को एंगेज कर रहे हैं, पूरा इस पर बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया जा रहा है। वो ये है कि आप एक डिजिटल प्रोसेस, वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास हो थ्रू योर मोबाइल फोन। यू कैन आइदर लॉन्च अ कंप्लेंट ऑन द एप्लीकेशन, हम एक कंप्लेंट सेल नंबर भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे आप कॉल करेंगे जी। लेकिन उसका भी एक रोबस्ट मैकेनिज्म है मैडम, उसमें आप फ्रिवलस कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। अगर आप फ्रिवलस कंप्लेंट्स करेंगे उस पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यू हैव टू गिव इन द लोकेशन, प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है। दैट्स हाउ द प्रोसेस विल लुक लाइक। ऑल द वेरी बेस्ट इब्राहिम शाह साहब। आई होप सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च करने तक ये मामला ना रुके, बल्कि फ्रंट एंड पर आकर इसके ऊपर काम भी किया जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद, डेप्यूटी डायरेक्टर पैरा। उन्होंने बात की और अपने इदारे की जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। जनाब ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये साल जो गुजरा है ना, ये हमारे खेलों के लिए, पाकिस्तान के अंदर खेल के मैदानों के लिए और तमाम खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा गुजरा, चाहे वो हॉकी हो, नेटबॉल हो और अब तो फुटबॉल के मैदानों से भी बढ़िया निकाल के। क्रिकेट में कुछ अच्छा रहा है लेकिन कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा ही रहा। नौजवानों की फुटबॉल टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान की बात करें तो उसने नॉर्वे कप अंडर 15 चैंपियनशिप जीत कर नई तारीख रकम कर दी है, कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। ऑस चैंपियनशिप हुई थी और उसमें फाइनल में पाकिस्तानी टीम जो है उसने मेजबान नॉर्वेजियन टीम को 2-0 से शिकस्त देकर ये चैंपियनशिप जीत ली है और उसने अपने पूरे इवेंट में नाकाबिले यकीन कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमने दावत दी है इस इवेंट में शिरकत करने वाले एक ज़बरदस्त खिलाड़ी मोहसिन अमीन, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट कोच अब्दुल रशीद भी हमें ज्वाइन करें। आप दोनों को वेलकम करूंगी सबसे आगे में। सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पूरे पाकिस्तान ने आपकी वो वीडियो भी देखी जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे। सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग महसूस कैसा कर रहे हैं। मोहसिन आपसे शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हम लोगों ने नॉर्वे कप वन करके मतलब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं मोहसिन, उस तरह से फील नजर नहीं आ रही है जैसे आप डांस करते हुए आपकी वीडियो वायरल हुई थी ना। थोड़ा सा मुस्कुराइए, जरा नजर आनी चाहिए आपकी खुशी आवाम को। चले आप मुस्कुरा लिया। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, ओके चले अब्दुल रशीद आप बताइए इनकी ज़रा तैयारी के बारे में, कितना अर्सा तैयारी की, बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के बारे में ज़रा बताइए। नॉन प्रॉफिट NGO है जिसने ये सारा सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी कौम को और सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हमने 14 अगस्त भी आ रहा है, हमने इस 14 अगस्त के मौके पर अपने कौम को हमने ये ट्रॉफी का तोहफा दिया और ये हमारी कौम की और आप सब की दुआएं हैं, हमारी कोचों की और हमारी प्लेयरों की मेहनत है। ये हमने सबसे पहले ट्रायल कराया था और ट्रायल में ये बहुत से बच्चे आए थे, 100 से ज़ायद बच्चे आए थे। तो इसमें 60 बच्चे हमारे टीम में थे। तो उसके बाद हमने 60 बच्चों को ट्रेनिंग करवाया। 6 मंथ हमारी ट्रेनिंग जारी रही। तो हमारे मोहसिन भी आपके सामने मौजूद हैं। तो हमने मुकम्मल तरीके से अपना प्रिपेयर करवाया इन लोगों को ताकि वहाँ पे जाके इस तरीके से खेले कि हमारा नाम, कौम का नाम और सबका नाम फ़ख्र से रोशन करे। आपने कौम का नाम बिल्कुल सर फ़ख्र से हमारा जो है वो बुलंद किया है। मोहसिन, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा तजुर्बा रहा इतने बड़े इवेंट में एक शिरकत करना और फिर उसको जीत के आना? एक्सपेक्ट किया था जब जा रहे थे कि हम ये जीत सकते हैं, ये ट्रॉफी हम ला सकते हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत यकीन था हम लोग अपने ऊपर कि हम लोग वहाँ जाएंगे और फाइनल विन करेंगे इंशाल्लाह। अपने कौम को बताएंगे कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट करें। यानी कि हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि हम आगे लेवल तक जा सके। तो हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे भी चल सके। आप तो बनता है भाई, सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जितने भी यंगस्टर्स हैं आपकी तरह, माशाल्लाह कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं, कितना अच्छा खेल कर आए हैं। अच्छा, इन द एंड मोहसिन ये बताइए, आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर जो है वो कौन है? मेरा फेवरेट फुटबॉलर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा अब्दुल रशीद, लियारी के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। वहाँ के यंगस्टर्स जो हैं वो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कई मरतबा हमने देखा है कि ऐलानात भी किए गए कि लियारी के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा इस तरह से आउटकम या रिजल्ट हमें नज़र नहीं आए जिस तरह से बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के बाद नजर आए हैं। बेटर फ्यूचर पाकिस्तान ने किस तरह से शेप अप किया है इस चैंपियनशिप तक जाना और इसको जीत कर आना, कितना क्रेडिट देंगे उनको? देखें, लियारी में टैलेंट बहुत मौजूद है। आपको पता है लियारी का, आप हर लिहाज से देखो लियारी में टैलेंट मौजूद है, लेकिन लियारी को सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे इदारों से मिलना चाहिए ताकि हमारे सपोर्ट आगे चलकर और ज़्यादा मज़ीद तरक्की करे। ये अगर सपोर्ट मिलेंगी तो हमारे बच्चे, हमारे मुस्तकबिल के बच्चे हैं, आगे चल कर खेलेंगे, क्योंकि फुटबॉल एक सपोर्ट के ज़रिए खेला जाता है। आपको पता भी है हमारे लियारी में कितने फुटबॉल ऐसा गेम है, फुटबॉल वाले काम नहीं कर सकते, क्योंकि फुटबॉल खेलोगे या काम करोगे, आप फुटबॉल खेलोगे तो उसको सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो देखो, हम अपने गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से सबसे यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इन बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होते हैं। हमारे पास इतने फैसिलिटीज नहीं है। तो एक एकेडमी बनाई जाएगी एंड देन फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा इन खिलाड़ियों को और इन बच्चों को जो फुटबॉल में बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, टैलेंट रखते हैं। कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर? आप कहाँ की बात करें, यहाँ की वहाँ की? मैं लियारी की बात कर रही हूँ। लियारी के लिए सीएम सिंध की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वहाँ पर बाकायदा एक एकेडमी बनाई जाएगी, देन खेलों के मैदान बनाए जाएंगे और फिर फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा तमाम खिलाड़ियों को या उन बच्चों को जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। मैं जानना चाह रही हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ? जो ऐलानात किए गए थे सिर्फ ऐलानात की हद तक थे? नहीं, देखिए ग्राउंड माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं हमारे लियारी में, इस कदर बने हैं कि अच्छे ग्राउंड है। और देखें, दूसरे एकेडमियों को अगर सपोर्ट हुआ है वो अलग बात है, हमें अभी तक कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हुई है। हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ भाई हैं उस वहाँ इदारे में हैं, नॉर्वे में, वही हमें सपोर्ट करते हैं। और हम एक और बात है, हम उस शाजिया करीम की भी शुक्रगुजार हैं, हमें रिसीव करने भी आए, हमें अलविदा भी करने आए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई उन्होंने की। और उन्होंने मतलब ये, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं, उन्हें हौसला अफजाई चाहिए, वो खुश होते हैं क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए। हमने ये बच्चों ने छोटी काम नहीं की, कौम का नाम इतना बुलंद किया। गोल्ड मेडल वहाँ पे 152 टीमें थे, 152 टीमों में से गोल्ड मेडल लाना छोटी बात नहीं है। हमें इतने स्ट्रगल हुए, इतने मुश्किलात हुए, लेकिन इस स्ट्रगल के बावजूद हमारे बच्चों ने, हमारे टीम ने, हमारे कोचेस ने ये कामयाबी यहाँ पे हमारी कौम की नाम की। तो हम यही चाहते हैं, आप लोग से भी सबसे दरख्वास्त है कि हमें सपोर्ट करें। हम फुटबॉल को, अपने इदारे को आगे तरक्की देना चाहते हैं, हम आगे दूसरे इवेंट भी खेलना चाहते हैं, हम भी हुकूमत से अपने प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे आप जैसे टैलेंट बहुत सारे और भी बच्चे हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे जा सकें। मोहसिन, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप वहाँ पर जिस तरह बताया कि 150 प्लस जो हैं वो आपस में कंपेटिटर्स थे, तो कौन सी टीम जो है वो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगी है या उनका कोई खिलाड़ी ऐसे हों जो आपको लगा कि ये बहुत सख्त हरीफ है? नहीं, खिलाड़ी तो सब अच्छे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के टीम भी कोच ने ऐसा बनाए। तो हम लोग का 6 महीने से कैंप लगा था, तो कोचेस ने हम लोग को कैंप में ट्रेनिंग दिए हैं। तो हम लोग कैंप से फिट होके वहाँ पर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को जो भी टीम टकरी है वो अच्छी टीमें थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की भी टीम
बहुत बुरा नहीं था, मतलब आगे खेलने वाले से थे हम लोग। देखिए मज़ा तो फिर ऐसे ही आता ना कि जब हरीफ भी बहुत ज़्यादा आपके टक्कर का हो, अगर कमज़ोर हरीफ होगा तो जीतने का मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग जीत कर आए हैं, आप लोग हमारा फ़ख्र है। थैंक यू सो मच मोहसिन, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अब्दुल रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़्यादा कि जिस मुल्क के खेल के मैदान आबाद होते हैं ना, उनका फ्यूचर जो है ना वो मुस्तकबिल रोशन ही होता है, और ये मुस्तकबिल हमें नज़र भी आ रहा है। थोड़े से सपोर्ट की सिर्फ ज़रूरत है इन लोगों को। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारा ये जो आज सेगमेंट है ना, उन अफराद के लिए ख़ास तौर पर जो बालों के गिरने से परेशान हैं या जो गंजपन का शिकार हैं, उनके ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में अक्सर लोग सोच रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, एक सेशन रख लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा करें। आपको पता है हेयर फॉल कितना बड़ा मसला? मैं ये पूछने लगी थी, आपका हेयर फॉल का मसला है? बहुत ज़्यादा मसला। ट्रांसप्लांट तक तो नहीं आ रही नौबत? अल्लाह माफ़ करे, मेरे अपने बाल एक्सटेंशन नहीं है अभी तक नहीं आई। जो हेयर ट्रांसप्लांट एक जदीद, मौसर और मशहूर तरीका बन चुका है, जिसके जरिए लाखों लोग जो है वो गंजपन पर काबू पा रहे हैं और अपना एतमाद वापस ले रहे हैं। क्योंकि जब आपके बाल नहीं होते तो कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। आपके पेरेंट्स जो है ना वो जब बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर गलत असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट होते हैं, या फिर क्या कोई ऐसा तरीकाकार भी है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े और उससे पहले ही हम जो है ना कोई ऐसी तरीक़ेकार या ऐसा ट्रीटमेंट करवा के अपने बालों को बचा सके। हमने सोचा इस सारे मामले को थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और आपकी और अपनी थोड़ी सी रहनुमाई करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वारिस, जो कि एक सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं और इस फील्ड के अंदर कई सालों का तजुर्बा भी रखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि कौन सा शख्स जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का राइट कैंडिडेट होता है। थैंक यू सो मच जी फॉर इन्वाइटिंग मी टू टॉक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले ये देखना होता है कि जिस बंदे ने हेयर फॉल हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मरीज़ की हिस्ट्री, उसका एग्जामिनेशन, उसके टेस्ट, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कॉज क्या है। जो हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ उन कॉजेज़ में किया जाता है कि जिनमें कोई भी आपको ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिसकी वजह से आपके बाल मुस्तकिल उतर गए हैं और वो बाल दोबारा वापस नहीं आ सकते दवाई से, तो आपने उन मामलात में हेयर ट्रांसप्लांट का सोचना है। अदरवाइज़ आप ज़्यादातर ट्रीटमेंट ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनमें बाल टेम्परेरी उतरे होते हैं और अगर आप ऑन टाइम अपने डॉक्टर के पास चले गए हैं, उन्होंने उसकी तशखीस कर ली है और उसका इलाज शुरू कर दिया, तो आपके बाल वापस आ सकते हैं। अच्छा, और कौन से लोग एलिजिबल नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, एक तो ये थोड़ा सा बता दें। और पीआरपी भी एक प्रोसीजर है, वो और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है? अब दोनों का मकसद तो बाल उगाना ही है या बालों की ग्रोथ ही है? अच्छा जी, आपका पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, उसके बगैर बाल आ जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम टीलोजन एफ्लूवियम की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। मेल में सबसे अहम ये है कि अगर आपने कोई एंजाइटी स्ट्रेस आया, आपकी डाइटरी इनसफिशेंसी हो गई, आपको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिस तरह के ये पीछे कोविड आया था, टाइफाइड है, ऐसी बीमारियां हैं, एक्यूट इलनेसेस हैं जिनमें बाल टेम्परेरी उतरते हैं। अगर आप ऑन टाइम उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो बाल वापस आ जाएंगे। इसी तरह खवातीन में एक बड़ी वजह है, खवातीन की प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद की जो सूरत हाल है उसमें आपका हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं जिसकी वजह से आपका पोस्टपार्टम हेयर लॉस होता है। तो उस वक्त भी अगर आप ऑन टाइम उन तमाम डेफिशिएंसीज को या इनसफिशिएंसीज को रिकवर कर लें तो आप बगैर हेयर ट्रांसप्लांट के अपने तमाम खोए हुए बाल वापस हासिल कर सकते हैं। इसके अब आपका अगला क्वेश्चन ये है था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआरपी एंड हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के मुतालिक मैं ये चाहूँगा कि तमाम लोग ये बात एक अच्छे तरीके से समझ लें कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ उन सूरतों में होता है जिसमें आपकी स्किन से बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, स्किन पे प्लेन एक कोई बाल नहीं है और आपकी नीचे से जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उस सूरत में आपके बाल वापस नहीं आ सकते किसी भी सूरत। उनमें सबसे लीडिंग कॉज जो है वो है मर्दाना मोरूसी गंजपन।
गंजपन, मर्दाना मुर्सी गंजपन में जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, उसमें बाल दोबारा वापस नहीं आ सकते, उसमें आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, उससे स्कार आ गया है, बर्न के बाद आपके बाल हमेशा के लिए चले गए हैं, या कुछ बीमारियां ऐसी हैं हमेशा होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये उन तमाम लोगों के लिए जिनकी नुमाइंदगी अक्सर यहाँ पर नहीं होती। मैं मर्द हजरात की बात करी और ये बड़ा इल्ज़ाम हम पे लगता है कि दो ख़वातीन बैठ के ना ख़वातीन के मसले डिस्कस कर रही होती हैं, मर्दों के बारे में बात नहीं कर रही होती। मर्द हजरात ये कहते हैं कि जनाब शादी के बाद इतना स्ट्रेस हो जाता है कि ना हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या इसका कोई ताल्लुक है इस स्ट्रेस का हेयर फॉल से या फिर बहुत ज़्यादा बाल गिरने से शादी के बाद का? जी बिल्कुल है। हेयर लॉस आपकी मेंटल और एक्चुअली जो आपकी हेयर हेल्थ है वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का फाइनल एक आउटकम है। कोई बंदा जितना ज़्यादा हेल्दी होगा मेंटली और फिजिकली, उसके बाल उतने अच्छे होंगे। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब की जाए, जैसा कि बड़ा कॉमन है जिन दिनों में किसी भी इंसान को एंजाइटी या स्ट्रेस आता है, तो उससे उसके एक तो डिफ्यूज हेयर लॉस है, जनरलाइज आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। और एक और है जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, जिनमें पैची हेयर लॉस होता है, जिसमें गोल गोल दायरे आ जाते हैं। तो ये भी एक कॉमन वजह है हेयर लॉस की, और हम इसको टीलोजन एफ्लूवियम की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और जिस वक्त उस इंसान की एंजाइटी और स्ट्रेस खत्म हो जाता है तो उसके बाल ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक तो हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है अब ये, और ये सिर्फ मर्द हजरात में नहीं होती, ख़वातीन में भी समटाइम्स हमें भी फील करना पड़ता है कि हेयर थिनिंग, और कुछ वेदर ऐसे होते हैं जिसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे होते हैं। इसका कोई परमानेंट हल है? ऐसा क्या करना चाहिए? हमारी डाइट के अंदर ऐसा क्या शामिल होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसको हम इस्तेमाल करते रहें और हमारे बालों के ऊपर फ़र्क ना पड़े? अच्छा जी, बालों की हेल्थ जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सर पे बाल हेल्दी रहें, तो जो बालों की हेल्थ है उसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर। मैं रिपीट करूँगा, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर हेयर हेल्थ। तो ये सारे, जैसे मुर्गी का गोश्त, मछली का गोश्त, ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उसके अलावा जब बदलता मौसम, जैसे कि बरसात के मौसम में ज़्यादातर लोगों को स्किन में बाज़ दफ़ा डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो कि आपकी हेयर हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी जो सर की जिल्द है, जिसको हम स्कैल्प बोलते हैं, वो हेल्दी होनी चाहिए। उसको हेल्दी रखने के लिए मैं इंपॉर्टेंट एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम लोगों को कि डेली हेड वॉश करना है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जी हमारे थोड़े से बाल उतर रहे हैं, और अगर हम अपने बाल रोजाना धोते हैं तो हमारे बाल ज्यादा उतरते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपने रोजाना बाल धोने हैं, आपको जो भी शैम्पू सूट करता है वो आपने शैम्पू यूज करना है, ताकि आपकी सर की जेल बिल्कुल साफ सुथरी रहे और आपके बालों की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों का हमने देखा है उनका हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है, या उनको कोई मसाइल हो जाते हैं। जैसे एक फेमस एक्टर जो हैं वो साजिद हसन, उनका हमने वीडियोस देखी कुछ अर्सा पहले, और उनका हेयर ट्रांसप्लांट किसी ने ख़राब कर दिया। सही क्लिनिक और माहिर डॉक्टर का इंतखाब, ये कितना ज़रूरी है सही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? सही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जी एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है गुड डॉक्टर एंड गुड डॉक्टर। सबसे पहले ये समझ लें तमाम लोग कि ये एक सर्जरी है, ये कोई ऐसे ही छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं जिसको लोग ये समझते हैं कि ये ऐसा ही आम सा काम है, हम किसी से भी करवा लेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लें कि ये एक बाकायदा सर्जरी है, जिसके लिए आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर का इंतखाब करना है, और पाकिस्तान में क्वालिफाइड डॉक्टर MBBS डॉक्टर को कहते हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उन डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग होनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट में। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में इसके बाकायदा अभी ये स्पेशलिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई, तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया था, तो मैंने तो इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी फ्लोरिडा से एक फेलोशिप प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग दी थी। वहां से मैं ट्रेनिंग की। आप बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत ज्यादा लोग हमें सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया भर से नजर आते हैं, वो तुर्की की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं जनाब, कि वहां पर जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है ना वो बड़ा कमाल हो रहा है। ऐसा क्या मुख्तलिफ हो रहा है तुर्की में जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल दीजिए।
तुर्की का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसकी लोकेशन है। लकीली तुर्की एशिया और यूरोप के मिडल में वाक़या है। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोप, उसके बाद यूके, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक, वो तमाम, मिडल ईस्ट भी इसमें शामिल है। वहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। जिस वक्त ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर तुर्की वालों ने इसको बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा दे के इंतहाई वहाँ पे लो प्राइस पे होता है, तो फिर उसमें उसका उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कोई ख़ास रेगुलेशन भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर क्योंकि लोग ट्रैवल करके जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, क्वालिटी वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका टूरिज़्म, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है, मार्केटिंग, वो इस हाई लेवल की हैं कि लोग इंस्पायर होकर वहाँ चले जाते हैं। अगर कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो जाए तो दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी यस, उसमें उन्होंने एज कंपेयर टू हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे तो साथ घूमकर भी आ जाएंगे। टर्की वैसे ही बड़ा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वारिस हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तुर्की के ये कहा जाता है हेयर ट्रांसप्लांट का तो है ही, वहाँ पर हमारे एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन है, नाम नहीं मैं बताऊंगी, उन्होंने भी वहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि वो कौन थे तो गूगल करके देख लीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे साथ में। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कराची के मसाइल पे हमने थोड़ी सी बात करनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उन्होंने यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब जब हुई थी उसमें खिताब करते हुए ये दावा किया था कि सिंध हुकूमत ने महकमा पुलिस में इस्लाहात करके पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर और पहले से मजबूत बनाया है और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में भी बेहतरी आई है, उनकी जानिब से ये कहा गया। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 67% और पुरतशद्दुद वाक़यात में 54% कमी वाक़ हुई है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी का सबूत है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो वज़ीर आला के जो दावे हैं वो अपनी जगह हैं, मगर जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। बिल्कुल, कराची वाले जो हैं, ये हम नहीं कह रहे, कराची आइट्स की जानिब से ये कहा गया है कि अभी भी अमन अमान की सूरत हाल इतनी कंट्रोल में नहीं है जितना ज़्यादा दावा किया जा रहा है। खैर, पुलिस आदादो शुमार ये बताते हैं कि रवां साल के पहले 5 महीनों में सिर्फ कराची में 33 अफराद डकैतों के हाथों कत्ल हुए हैं, जबकि आज़ाद तंजीमों की बात की जाए उनके आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि ये तादाद इससे भी ज़्यादा यानी कि तकरीबन 47 है। जबकि शहरियों से मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ चोरी होने और मोबाइल छीनने के वाक़यात भी मुसलसल पेश आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने सोचा थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट इस वक्त हैं। हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा मौजूद होंगी जो कि डेफिनेटली तर्जुमानी करेंगी सिंध हुकूमत की, और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची हम न्यूज़ सैयद आरफीन। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आरफीन, पहले मैं चाहूँगी कि आपकी तरफ मैं आ जाऊँ। जो सीएम सिंध है उनकी जानिब से कहा गया कि 66% जो है वो कमी आई है, जो वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स होते थे कराची के अंदर, उसके अंदर असल कितने फीसद कमी आई है या क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड वहाँ पर? बहुत शुक्रिया आयशा और अनम। वज़ीर आला ने जो भी बातचीत की, मेरे ख्याल से आदाद शुमार के ये गोरख धंधे हैं, लेकिन आदाद शुमार इस वक्त जो आदाद शुमार हमारे पास आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जुलाई की जो आदाद शुमार है वो शायद वज़ीर आला की बात की तस्दीक करते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो इस बात को नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। हम उसकी कुछ देर में उसकी तफसीलात ज़रूर हम न्यूज़ के ऊपर जारी करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया, लेकिन कुछ हेड्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी छीनने की वारदातें, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, इसके अंदर कमी ज़रूर वाक़ई होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आम आदमी जो सड़क पे छिन रहा है, और कराची में अगर स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो लामहला पहला ख्याल ये आता है कि मोबाइल छीनने की वारदातें या नकदी छीनने की वारदातें, तो इनके अंदर किसी सूरत कमी वाक़ई नहीं आ रही, क्योंकि जो दीगर क्राइम है, अगर मिसाल के तौर पे गाड़ी या मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों की बात की जाए, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से शायद 80-90 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है, लेकिन अगर गाड़ी की बात की जाए तो शायद 20-30% लोगों के पास ही गाड़ियाँ होंगी, और अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो 50% हम कंजर्वेटिव फिगर रख सकते हैं कि मोटरसाइकिल होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद है वो मोबाइल फ़ोन रखने वाले या नकदी रखने वाले और सड़क पर चलने वाले लोगों की बातचीत हो रही है, तो उनके साथ वारदातों में कमी वाक़ई नहीं हो रही। मैं जुमला कहता हूं कि कराची में रहने वाला कोई भी शख्स वो बिला वास्ता या बिल वास्ता स्ट्रीट क्राइम का शिकार है। इसका मतलब यह है कि या तो मेरे साथ स्ट्रीट क्राइम हो चुकी है वारदात, या मेरे किसी जानने वाले के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो चुकी है। ये इन दोनों में से कोई एक जो सूरत है वो लाजमी हर शहरी के साथ कराची में होगी।
राइट। सादिया जावेद साहिबा, आप अभी ब्यूरो चीफ की बात सुन रही थी, सईद आफरीन जिस तरह बता रहे हैं कि जो दावे हैं जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से किए गए हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन वहाँ पर ऑन ग्राउंड सूरत हाल कुछ थोड़ी मुख्तलिफ है। ये फ़र्क क्यों है दावों में, सरकारी आदाद शुमार में, और जो वहाँ पर रियलिटी है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों को, बल्कि आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखें, जो सीएम साहब ने शोहदा के प्रोग्राम में क्लेम किया या तकरीर के दरमियान उन्होंने आदाद शुमार बताए। देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि कराची इज़ अ ह्यूज मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अराउंड 2+ पॉपुलेशन, 2 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है इस शहर में। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस शहर में हैं। बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम है, ये दावा हो ही नहीं सकता कि जी कराची में स्ट्रीट क्राइम ज़ीरो हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। आई ऑलवेज से कि स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि नहीं उसमें कोई कमी नहीं आई है या उसमें बेहतरी नहीं आई है, नहीं, उसमें कमी आई है, उसमें बेहतरी आई है। जो नंबर्स शायद जनवरी से अप्रैल तक थे, अगर उससे इस वक्त के आदादो शुमार को देखा जाए तो उसमें बेहतरी आई है। लेकिन ये कभी भी सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम नहीं किया कि जी स्ट्रीट क्राइम ज़ीरो हो जाएगा। देखिए, मोबाइल स्नैचिंग, आपको पता है कि सबसे बड़ा क्रैकडाउन कराची में किया था। सैयद आरफीन साहब भी बता सकते हैं कि जो लोग मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें खरीदते थे चोरी की, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया इस शहर में, और उसके बाद काफी ड्रास्टिकली नंबर्स नीचे गए थे। लेकिन बिल्कुल क्राइम है और उसको मजीद कंट्रोल करना है। इसीलिए वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जो कि मैं इसमें मुझे कोई कहने में वो नहीं है कि वो डिलेड है, लेकिन अब उसमें बहुत स्पीड अप से काम हो रहा है। और जो दूसरी लोग शिकायत करते हैं ना कि वो जो नंबर प्लेट है जिसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नंबर प्लेट है कि जो मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल हुई है उसको हम उसको पूरा एक्सप्लोर भी कर चुके हैं। उसके ऊपर बात ये की जा रही थी उस नंबर प्लेट के ऊपर कि एक मरतबा जिस वक्त रजिस्ट्रेशन होती है तब भी लोग पे करते हैं, तो दोबारा से नंबर प्लेट देने के लिए पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, वो ये वाला मामला था। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं, नो डाउट सूरत हाल जो है वो बेहतर पहले के मुकाबले में, अगर कंपैरिजन हम पास से कर रहे हैं तो वो बेहतर तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कराची बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, 20 मिलियन से ज़्यादा यहाँ की आबादी है, चैलेंजेस भी उस हिसाब से ही होंगे, लेकिन लोगों की जान जो है अभी भी बहुत सस्ती है वहाँ पर। डकैत जो हैं वो इतने ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, ब्रेव हैं, इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि खुलेआम किसी को भी अगर आपने फ़ोन नहीं दिया है, स्नैचिंग में थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई है तो आपको गोली मारकर चले जाएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है ये तो लोगों को डराती है। इसके लिए क्या किया जा रहा है फौरी तौर पर? देखें, जो बिल्कुल सही है कि लोग रेजिस्ट करते हैं, कोई भी होगा, मैं भी होंगी शायद रेजिस्ट करूंगी, वो रेजिस्ट करते हैं, उसमें वो फायर कर देते हैं और लोगों की जान चली जाती है। उसके लिए जाहिर सी बात है पुलिस ही का सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है और जिस पर काम हो रहा है। और दूसरा, जैसे ही ये सेफ सिटी कराची को पूरी तरह से कवर करेगा तो मुझे लगता है कि ये जो डकैती की वारदातें हैं इसमें भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो ट्रेस आउट नहीं होते और मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट नहीं होती और ट्रेस आउट नहीं होते और वो क्राइम करके चले जाते हैं। तो बिल्कुल और बेहतरी की ज़रूरत है और जिसके लिए सिंध पुलिस कोशिश कर रही है। और मौजूदा होम मिनिस्टर साहब कराची के लॉ एंड ऑर्डर को पर्सनली खुद भी रोज़ाना उसका अपडेट लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नंबर्स में काफ़ी बेहतरी है। राइट। अच्छा आरिफीन, पुलिसिंग के निज़ाम में इस्लाहात और बेहतरी की बात की जाती है, आप आम लोगों से भी बात करते हैं, प्रैक्टिकली क्या लोगों का एतमाद पुलिस की तरफ बहाल हुआ है? लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अब देखिए, पुलिस पे एतमाद तो फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है लोगों का, होना चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कराची नहीं, शायद पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं पे भी जो महकमा पुलिस है उसके ऊपर आम आवाम जो है वो इत्माद करती हुई नज़र नहीं आती। लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं करते थाने जाते हुए। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हम इतने एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को फैसिलिटेशन शायद उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा होती हैं जिसे हम कह सकते हैं, और जो वहाँ पे जब जाते हैं तो जो सूरत हाल होती है, जो माहौल होता है वो उनके तवक्कुआत के बरखिलाफ़ होता है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ की बात करूँ कि सिंध पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, जैसे कि सेफ सिटी की भी बात की जा रही है, मुख्तलिफ इक़दाम अनाउंस किए गए, अनाउंसमेंट की गई, लेकिन यहाँ सूरत हाल इस तरीके से इस वक्त नहीं हो सकती कराची के अंदर जो क्राइम की सिचुएशन है कि उसको आप रेगुलर बेसिस पे या रूटीन बेसिस के ऊपर करें। इसके ऊपर जंगी बुनियादों पर, वॉर फुटिंग के ऊपर इक़दाम करने पड़ेंगे। कराची के अंदर इस वक्त जो सेफ सिटी है, बिल्कुल उससे बहुत सारी वारदातें पकड़ी गई हैं। अभी कुछ अर्से कबल कराची एक्सचेंज के ऊपर एक इनकाउंटर हुआ, उसके अंदर लोगों पकड़े गए जो लोगों को मुख्तलिफ हरबों से लूटा जा रहा था। उस एक गाड़ी थी उसको ट्रेस आउट किया गया और वो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के तहत ही उनके जो कैमरास लगे हुए थे उसी ने उसको डिटेक्ट किया, उसकी जो जाली नंबर प्लेट थी उसको डिटेक्ट करते हुए। लेकिन कहने का मतलब ये कि तमाम इक़दाम हमें एक बहुत अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर होते हुए इक़दाम नजर आ रहे हैं। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ तक महदूद नहीं है, कराची के अंदर दीगर 6 ज़िले मौजूद हैं जहाँ पे इसको फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए, माजी में बात की गई थी कि स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर यहाँ पर काम होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर सिचुएशन जो है वो इसी तरीके से रहेगी अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खरगोश की स्पीड से चलेंगे। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद आरफीन मौजूद थे, ब्यूरो चीफ कराची हम न्यूज़, और इसके साथ साथ सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। उम्मीद हम सकते हैं या फिर टेक अवे अगर हम बात करें तो वो ये है कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, अमन अमान की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है कराची में, लेकिन अभी बहुत सा काम करना बाकी है और जंगी बुनियादों पर करना जो है वो बहुत ज़्यादा। और आरफीन जिस तरह कह रहे थे कि शायद एक जोन में जो है कराची के एक जोन में बेहतरी आई है, अगर बाकी ओवरऑल कराची की बात करें, जिस तरह सादिया साहिबा कह रही थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर क्राइम को मुकम्मल तौर पर तो काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया में बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी मौजूद हैं। अमन व अमान की जिम्मेदारी वंस अगैन वहाँ की जो मकामी हुकूमत है उसी की जिम्मेदारी है। हमें एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ये जो हमारा सेगमेंट है ना, इसमें हमने बात करनी है जनरेशन जी या जिनको जेन जी भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश जो है वो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान हुई है, उनको जेन जी कहते हैं। इनका शुमार जनरेशन जी में होता है। दुनिया में जनरेशन जी की जो आबादी है 8.47 अरब है। मजमूई आबादी का 32% जनरेशन जी है और पाकिस्तान में भी नौजवानों की एक बड़ी आबादी है। और इसी मौजू के हवाले से हमने बात करनी है कि वालिदैन और नौजवानों दोनों के लिए ये जनरेशन अहम क्यों है। और पाकिस्तान में एक ज़ाहिर हम जिस तरह मैं बात भी करी थी कि एक बड़ा नंबर है जनरेशन जी का, वो कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। हम मामला जो है ना वो तो आप बता ही नहीं देंगे। हाँ, वो मैंने आप पे छोड़ा है। मैं आ जाती हूँ। हमने डिस्कस ये करना है कि जनाब जनरेशन जी जो है ना वो बेचैनी की कैफियत से 2-4 तो है, जहनी दबाव भी डेफिनेटली हो सकता है और वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो खास तौर पे फोकस हमने करना है उन लोगों के ऊपर करना है जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं या डिप्रेशन हो गया और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं और एक्सप्लॉइट करके अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। हमने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए और ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या असर हो रहा है हमारे जनरेशन जी का हमारी वर्क प्लेसेस के ऊपर, ख़ास तौर पर हमारे घरों के अंदर, कि वो इन तमाम डिप्रेशंस को या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्यों इस तरह से इस्तेमाल करें और इसका हल क्या है। हमने सोचा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीहा जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। वजीहा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर आप इनको हमारे शो में देखते हैं, वजीहा को भी वैसे देखते हैं लेकिन उमैर को आप ज़्यादा देखते हैं। उमैर जलियांवाला हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का वेलकम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वजीहा, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जनरेशन जी जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करना शुरू हो चुके हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट ऐसा भी एक ग्रुप है जो कि एक्सप्लॉइट भी कर रहा है इन नफ्सियाती बीमारियों को। क्या आपका टेक है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी यहाँ से कि जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको अपनी आइडेंटिटी का भी आइडिया नहीं होता
जिससे हम कहते हैं ना सेंस जो है कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत फ्रेगमेंटेड सेल्फ है, वो सेंस ऑफ सेल्फ जो है ना बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब आप क्या चाहते हैं, आप कौन हैं, हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर आप अक्सर जेंजी को नहीं देते देखेंगे। वाई? बिकॉज वो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोअर्स, दे आर जस्ट फॉलोइंग एवरीथिंग, जो भी ट्रेंड पे जा रही है दे आर जस्ट फॉलोइंग। जब आप हर चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपकी अपनी सेंस कहीं सेल्फ की बहुत पीछे रह जाती है, वहीं से फिर आप एक्सप्लॉइट करने पे आ जाते हैं और कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजी की ये यूज़ करते हैं जो सिर्फ ट्रेंडिंग है, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, राइट। तो ये एक ग्रुप ये है जिसमें सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप है जो वाकई इन चीज़ों से गुजर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कम एज में आपको करियर ओरिएंटेड होना है, जब आपको स्टडी करनी है, जब आप अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई करें, उसी एज में आपको बहुत सारी जॉब्स करनी है, तो उसी एज में आपको एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। फिटिंग इन वाला जो सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया अब कि फ़लाँ ने तो उतना पैसा कमा रही है तो मुझे भी वो करना है, चाहे आपको ज़रूरत ना हो, बट मुझे वो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उमैर, आइडेंटिटी क्राइसिस होना एंड देन उसके साथ साथ आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्या ये इसको ब्लेम कर सकते हैं हम इस सिचुएशन में? बिल्कुल, ये मिले हुए हैं और अभी बजी और मैं बात मिले हुए मिल के साजिश कर रहे हैं हमारी जेनजी के खिलाफ। मिले हुए हैं और हम जेनजी के बहुत हमने उनके खिलाफ ये मुकदमा शुरू किया है, लेकिन वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़माने के लोग हैं। आपने और मैंने टेक्नोलॉजी जवानी में आके देखी, उससे पहले हमारी शनाख्तें बन गई थी। हमने स्कूल में बाबा जिस भी बात पे कमाली पेरेंट्स के साथ, और हमने सिर्फ अपनी खबरें सुनी। Exactly. वजीर आजम का पता चल जाता था, अपने मुल्क का थोड़ा बहुत, कोई दुनिया में डायना चली गई तो पाकिस्तानी जवानों को पता चला। लेकिन आज का जो जनरेशन है वो उसने लाइव देखा है कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है फ़लस्तीन में। वो मुसलसल इस दुनिया के लीडर्स को देख रही है कि वो क्लाइमेट चेंज पे नहीं इकट्ठे हो रहे, वो ऐसे लीडर्स को देख रही है जो कि आपको मुझे समझ नहीं आ रहे, और वो जनरेशन उसको मुसलसल देखती है। आप और मैं कम देखते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी उनसे अलग नहीं है, उनके लिए ये जिंदगी का हिस्सा है, उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या चीज़ टेक्स्ट पे जाएगी, क्या चीज़ तस्वीर पे जाएगी। They are different, and the times that they are born in, उसमें information. They're still human being. They are. लेकिन आपने जो शनाख्त की बात की ना, अब मेरे पास जो information थी, localized थी, और शनाख्त मैंने अपने फिजिकल दुनिया में बनाई। इनकी शनाख्त फिजिकल से ज्यादा डिजिटल दुनिया में। डिजिटल दुनिया में शनाख्तें बहुत जल्दी आती जाती हैं। आप जानते हैं ना, फिजिकल टीवी के एंकर्स दिहाइयों चलते हैं, टिकटॉकर्स जो हैं वो इतने फेमस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, उनको दुनिया जान रही होती है। अच्छा, एंड देन आल्सो उसी पे सॉरी लास्ट थिंग कि उसमें लाइक्स का मुकाबला है, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो है, तो इट इज हार्ड। और जब हार्ड होता है, जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आती है, तो हमारा माइंड कहीं पे उन अल्फाज की तरफ जरूर जा रहा होता है। उसको खुद से डायग्नोज करना इस जनरेशन का प्रॉब्लम है। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड देम एज वेल। हमारी जनरेशन जो हमसे बड़े जो हैं, वो जो गैप है, एक घर में जेनजीज भी हैं, फिर उससे बाद वाली जनरेशन भी है, फिर उसके बाद जनरेशन भी है, ये जो गैप है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि मसला क्या है किसी के साथ। ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन के लिए। इंसानों की तारीख है, इस पे क्यों इतनी टेंशन? ये बहुत खूबसूरत बात है। माँ बाप बहुत पीछे हैं, बच्चे बहुत आगे हैं, कहते हैं बच्चे, उनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती, उनको सब समझ आता है, इनको बहुत सारी और बातें समझ नहीं आती जो कि उन्होंने जिंदगी भर देखी है। देखिए ना, हम तो हम भी तो अपॉर्चुनिटी समझे। मैं वजिया से कहूँगी, वजिया इसका जवाब दे दें। उसके अंदर एक हमारी भी तो जनरेशन है मिलेनियल्स की, ठीक है, हम भी जानते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। हमें जनरेशन जी के अंदर, मैं अगेन सबके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन एक ट्रेंड ये भी नज़र आता है, जैसे आप भी बात कही थी कि पेरेंट्स को आउटडेटेड कहना, या आपको तो कुछ भी नहीं पता है, या बिल्कुल ही उनको डिसरिगार्ड कर देना, और फिर उसके साथ साथ नफ्सियाती मसलों का जिक्र भी करना। तो जहाँ पर उनको थोड़ा सा वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस डिजिटल मीडिया की वजह से, वहीं पर उनका भी कहीं ना कहीं तो कसूर है। ये समझती हैं आप? यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ कि एंकर नहीं है कोई, लाइक हमारे कोई ना कोई एंकर, कोई ना कोई स्टॉप होता था जहाँ पे हम हेल्प सीख करते थे। यहाँ पे देखिए, हम क्योंकि इस चीज़ पे इसलिए बात करें, हम हल की तरफ आएँ, राइट, और सोल्यूशन की तरफ तभी आते हैं जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें। जब हम ये कह देंगे कि ये इस दौर की रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ती रहेंगी, वो तो नेवर एंडिंग पे जाएंगी। तो पहले ये चीज़ समझना कि हमें हेल्प चाहिए है, और हमें हेल्प कभी कभी ऐसे भी हेल्प होगी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। हम अगर डायरेक्शन पे नहीं हैं, तो हमें डायरेक्शन पे आने के लिए आउट ऑफ द वे कुछ
क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आउटडेटेड जब समझना शुरू हो जाते हैं हर एक को, नॉट अबाउट पेरेंट्स, हर वो एडवाइस जो हमारे फेवर में ना हो वो आउटडेटेड है, तो वहाँ पे फिर हमारे अंदर वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। आजकल फ्लेक्सिबिलिटी हम इसलिए कम देख रहे हैं बिकॉज वो जो मैंने फ्रेगमेंटेशन की बात की कि फैब्रिकेटेड स्टोरीज माइंड में चलती हैं। फिर डिजिटल क्या है, डिजिटल में क्या फैब्रिकेशन है, आप जो भी डिजिटल चीज़ें देख रहे होते हैं आपको नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, यू नेवर नो दैट। और कभी वैसी नहीं होती जो दिखाई जा रही होती है, वैसी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आइडलाइज कर लेते हैं लोग। फिर हम जब देखते हैं कि इसका तो हमने इतना अच्छा रोल मॉडल इसको बनाया, इसकी तो लाइफ ऐसी है, तो एकदम शॉक लगता है। फिर वो जो रियलिटी हमें चेक मिलता है वो हमें डिप्रेशन में लेके जाता है। और यही वजह है कि जब रियलिटी चेक्स जब मिलते हैं जेनजी को, वो उतना ही डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जाते हैं बिकॉज वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरीज या फैब्रिकेटेड वर्ल्ड में है, राइट। तो हमारा टेक अवे फिर जो है, मैं चाहूँगी कि 30 सेकंड में आप दोनों तरफ बताना हमारा टेक अवे फिर क्या बना इस सेगमेंट का, कि जनरेशन जी जो ये कह रहे हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मैं डाउन फील कर रहा हूँ, ये वाकई में हो रहा है या फिर इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? देखिए दोनों हैं, हम किसी एक पॉइंट पे नहीं रह सकते, राइट। दोनों हैं, बहुत हद तक बच्चे गुजर भी रहे हैं, जो आजकल के दौर में बात करी थी अंदर मेकअप रूम में भी कि वर्ल्ड वॉर की बातें अब हो रही हैं, फलस्तीन में क्या हो रहा है, वो सारे क्राइसिस देख रहे हैं। हमारे टाइम पे इतनी ओपन इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम सेफ एनवायरनमेंट में थे, इनका तो सेफ एनवायरनमेंट ही नहीं है। आप भी उमैर अगर थोड़ा सा क्विकली जरा कमेंट करें। जी, हम उनकी जो जेन जी के लिए आई थिंक जिम्मेदारी से इवेजन नहीं होनी चाहिए। वो क्या फील कर रहे हैं ये वो ही बता सकते हैं। ये वो जनरेशन है जिसने जहनी अमराज के बारे में ओपन गुफ्तगू की है, टेबल पे उठा के रख दी है हमारी गंदगी। हमें शायद ये अपनी गंदगी सता रही है और जेन जी हमें मौका दे रही है कि आए थेरेपी को नॉर्मलाइज करें। उमैर, जो हम बात कर रहे थे कि ठीक है ये वाली जनरेशन हमें नज़र आ रही है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है जिसकी वजह से डेफिनेटली इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती होंगी। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि हो सकता है कि ये इन्होंने सब कुछ ओपन और नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया और उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रॉटअप इस तरह से हुआ नहीं है कि हम अपना इतना ओपनली बात करें अपनी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। अपने पेरेंट्स की जनरेशन को आपके इस पॉइंट की रोशनी में जब हम देखते हैं, मैं जब देखती हूँ तो समटाइम्स मेरे दिल में ख्याल आता है अच्छा अम्मी अगर डाउन चुप होकर बैठी हुई तो हो सकता है ये भी किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही हूँ और उनको पता ना हो कि उनका ये इमोशनल टर्मोइल जो है बेसिकली एक नफ्सियाती मसला है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर हमें वो जनरेशन जी ठीक लगती है आपके पॉइंट की रोशनी। और कहीं ना कहीं वो जनरेशन अपने पेरेंट्स को बता रही है कि अम्मा आपने जो जिंदगी मुंतखब की है ये अच्छी जिंदगी नहीं है। आपने जो अपनी जिंदगी का सारा मकसद औरों पे और आप उसकी वजह से गुस्सा कर रही हैं, ये नॉर्मल नहीं है। हमारी अम्माएं चीखती चिल्लाती थी, हम कहते थे नॉर्मल है, अम्मा है तो डांट लगाएंगी, लेकिन वो अम्मा किसी ससुराल का किसी मियाँ कहीं का निकाल रही होती थी। ये जनरेशन अपने मसाइल के बारे में तो सेंसिटिव है, शायद कहीं ना कहीं ओवर डायग्नोज करती है इंफॉर्मेशन की वजह से, उस बात पे कॉशन करे। लेकिन ये जनरेशन हमें भी ये बता रही है कि किन जगहों पे हम स्केप कर रहे हैं और हम गलत कोपिंग कर रहे हैं और वो नहीं होने देगी अपने साथ। वो ऐसी जगह पे काम नहीं करेगी जो उसको जहरीली लगेगी, वो ऐसे घर में नहीं होना चाहती जिसमें फालतू में बेइज्जतियां हो, कंट्रोल हो, जो कि हमने सह लिया। जो मजाक के जरिए होते थे ना पिछले कुछ अर्सा पहले, हम चले जाएं चाहे टेलीविजन प्रोग्राम है या वैसे ही नॉर्मल एक दूसरे को जोक्स, वो आजकल मना है, वो आप नहीं कर सकते। ये अवेयरनेस बिल्कुल आपने सही बात की है कि दी है जनरेशन जी ने। बहुत शुक्रिया वजी आपका, उमैर आपका बहुत शुक्रिया। बड़े अहम टॉपिक पे बात की, खासतौर पर जेन जीज अगर हमारा ये टॉपिक देख रहे हैं उनके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और उनको हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी, हमें यहाँ पे एक ब्रेक शामिल कर रही है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. मनी मैटर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत खजाना को भिजवा दी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतअद्दिद इस्लाहाती इक़दाम का मुतालबा किया गया है। इस रिपोर्ट में FBR में करप्शन और टैक्स निज़ाम की पेचीदगियों की भी निशानदेही की गई है और ये बताया गया है कि FBR में टैक्स प्रोसेस के दौरान करप्शन के रास्ते मौजूद हैं जिन्हें बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। FBR भी ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो करप्शन के अंदर मुलव्वस। हाँ, इस पर हमने बात करनी है। फरहान बुखारी साहब आपको बताया हमारे सेगमेंट में मौजूद होते हैं, उनसे जरा समझ लेते हैं कि इस रिपोर्ट में बेसिकली है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
ठीक है बुखारी साहब आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो रिपोर्ट सामने आई है बेसिकली इसमें क्या बताया गया, क्या एक्सपोज हुआ? इस्लाहात की बात की है और कोई नई बात नहीं की। IMF तो अरसा दराज से यही कहता आ रहा है, यही पैगाम उनका है कि आप इस्लाहात करें अंदर अपनी इंटरनली गवर्नेंस के हवाले से। लेकिन ये वक्त बहुत अहम है। पिछले 2 दिन से हम जिक्र कर रहे हैं इंडिया के ऊपर जो अमरीकी प्रेशर है 50% टैरिफ, 50% जी बिल्कुल। इस वक्त बहुत ज़रूरत है इंडिया को, चूँकि मुश्किल एक उनकी सूरत हाल है और बहुत मुश्किल सूरत हाल है, तो इस वक्त पाकिस्तान को अपनी इस्लाहात को तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि जो स्पेस इंडिया मौके का फ़ायदा उठाएं आप अपनी। और FBR का उसमें कलीदी किरदार है जो अंदरूनी तौर पे इस्लाहात करनी। इसी तरह आपकी जो इंडस्ट्री है पिछले साल सुकड़ रही थी, इस साल ज़रूरत है उसे चलाने की। ज़राअत को भी बहुत ऊपर लाने की ज़रूरत है और ये सारी की सारी इस्लाहात अपने मुल्क के इंटरेस्ट में करें और जितना जल्द से जल्द करें, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या इंडिया को जो ये मुश्किल उठानी पड़ी है। ये तो 1950 से सुनते आ रहे हैं कि हमारे इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है, इस्लाहात होनी चाहिए। कुछ जगहों पर हमें नज़र भी आई है, देन जो इस्लाहात होती है उनके ऊपर भी जो है ना सवालात उठते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। कौन सी इस्लाहात जो है ना आपकी नज़र में ऐसी हैं जो कि अभी तक ठीक हुई हैं या कौन कौन से इदारों में होनी चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, टैक्स इस्लाहात ठीक नहीं हुई, उसके बारे में हम बारहा जिक्र भी कर चुके हैं कि ये ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कारोबारी एक्सपेंशन को बहुत बड़ा धचका लगा है। और इसमें एक तो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी की ज़रूरत है और उसके अलावा एक्शन की ज़रूरत है। कितनी दफ़ा हम सुन चुके हैं कि जी हुकूमत के पास डेटा तो मौजूद है एक्सपेंडिचर पैटर्न का, लेकिन उस डेटा का क्या फ़ायदा है जब तक कि उससे आप लोगों को टारगेट ना करें। तो लेकिन ये कि अब तो वक्त नहीं है, क्योंकि अब ये जो नई कैफियत इस खत्ते में सामने आई है और आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कितनी पॉजिटिव खबरें हैं, सियासी भी, मईशत के हवाले से भी। रिपोर्ट जो है फरहान साहब, इसके बारे में ज़रा समझाएं। ये FBR के बारे में कहा गया कि उसके अंदर करप्शन के रास्ते मौजूद हैं, या फिर FBR के तरीक़ाकार के बारे में कहा गया कि क्योंकि उसका काम टैक्स लेना है तो ऐसे लूप होल्स मौजूद है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो गेट अवे कर लेते हैं सारे मामले से। असल में इसके 2 पहलू हैं। एक तो FBR के बारे में कहा गया है कि इंटरनली FBR में इस्लाहात की ज़रूरत है, और लेकिन टैक्सी निज़ाम में भी के बारे में भी कहा गया। अब सूबाई सतह पे जो इस साल ज़राअत को टैक्स लगा है उसके बारे में अभी से शुकूक शुबहात हैं कि उसकी करप्शन कैसे हो सकेगी, कितनी होगी, नहीं होगी, उसमें कुछ ज़रूरी मईशत की भी मुश्किलात हैं और उसमें मुल्क के मजमूई निज़ाम का भी मसला है। अब अमेरिका जैसी मार्केट में, जहाँ जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के लिए तो मौके अब और बेहतर हो गए हैं क्योंकि इंडिया वहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करेगा। तो एक तो ये है कि आपको रिवाइवल की ज़रूरत है इंडस्ट्री में भी, दूसरा आपको एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरत है। ये क्लाइमेट चेंज का जो मुश्किल अंदर हो रही है इसके हवाले से, और फिर अगर आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं कि आपकी जो दरामदात हैं उनका हजम कुछ कम हो जाता है क्योंकि आप अपने मुल्क में इस्लाहात करते हैं और फिर उसके बाद बरामदात बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें मुंसलिक हैं। अंदरूनी मसाइल को देखते हुए पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि कम से कम टाइम में ये सब होना मुमकिन है? कमिटमेंट करनी पड़ेगी, लड़ाई भिड़ाई से निकलना पड़ेगा। और पहले तो देखिए, अब तक तो ये होता है ना कि लोग ये कहते थे कि जी अपनी बेहतरी के लिए करें, अपने हालात को बेहतर करें, लेकिन अब तो आपके सामने मौका है बैनुल-अक़वामी सतह पे। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका को होती हैं। अगर वहाँ पे वैसे भारत की भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को ही हो रही है, लेकिन अब क्या होंगी, अब तो वो लेकिन मौका है तो मौके से फ़ायदा उठाना जो है ना वो अक्लमंदी करते हैं, तो अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए पाकिस्तान को और मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।